अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है माइटोसिस। आज हमने माइटोसिस की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो माइटोसिस है, इसको सबसे पहले जर्मनी के एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था वेल्दर फ्लेमिंग, उसने सबसे पहले माइटोसिस को 1880 के अंदर ऑब्ज़र्व किया था, इसका मुशाहिदा किया था। अब इसने ये कहा कि जो माइटोसिस है दरअसल ये एक सेल डिवीज़न की एक किस्म है, सेल डिवीज़न की एक टाइप है। सेल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सेल डिवीज़न है इसमें एक सेल डिवाइड हो जाता है अपने डॉटर सेल के अंदर और उसको हम नाम देते हैं सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न की ऐसी टाइप जिसमें एक सेल जो है क्या करेगा, एक सेल डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल में और हर डॉटर सेल के पास उतने ही क्रोमोसोम होंगे जितने क्रोमोसोम किसके पास थे, पेरेंटल सेल के पास या डिवाइड होने वाले सेल्स में। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम हैं, ये डिवाइड हुआ इन 2 डॉटर सेल के अंदर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनके अंदर भी जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 46 है और इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है। तो ऐसी सेल डिवीज़न की टाइप जिसमें एक सेल 2 में डिवाइड होगा और हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी कि पेरेंटल सेल में हो, इस तरह की सेल डिवीज़न की किस्म को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, माइटोसिस का। अब अगर हम इसके बाद अगर इसकी मज़ीद बात करें कि हमारे पास जो माइटोसिस होती है ये यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों नहीं होती, तो ये आप लोगों ने इसका जवाब देना है कि जो माइटोसिस हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो आप लोग लाजमी कमेंट में इसका जवाब लिखेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इट आल्सो अकर्स इन बोथ डिप्लॉयड एज वेल एज हैप्लॉयड सेल्स। चाहे डिप्लॉयड सेल हूँ चाहे हैप्लॉयड सेल हूँ, दोनों सेल्स के अंदर ही माइटोसिस का प्रोसेस हो सकता है। अब ये जो हमारे पास माइटोसिस है इसको हमने 2 कैटेगरी के अंदर या 2 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की तकसीम होती है और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। अब ये जो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है जिसको हमने न्यूक्लियस की तकसीम कहा हुआ है, इसके अंदर 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले आप बात करेंगे प्रोफेज की। अब ये जो प्रोफेज है तो आप पहले ये बात ज़हन में रखें, आम हालात में नॉर्मली कि सेल तकसीम नहीं हो रहा होता, सेल डिवीज़न के मरहले में नहीं होता, तो सेल के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो ढीले और बारीक धागों की शक्ल में पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमैटिन का नाम देते हैं। लेकिन जब प्रोफेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके आगाज़ में ही जो क्रोमैटिन है वो डिसअपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। मतलब जो क्रोमैटिन है वो मखसूस साख्तों के अंदर चेंज हो जाता है जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम नज़र आते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल नज़र नहीं आता। इसके बाद अगर हम मज़ीद इसकी बात करें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की दीवारें होती हैं, मेम्ब्रेन होती है, दीवार होती है, वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है और आखिरकार साइटोप्लाज्म मोर विस्कस हो जाता है, ज़्यादा डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम चीज़ बनती है जिसका नाम है माइटोटिक अपरेटस। मतलब माइटोटिक अपरेटस प्रोफेज के अंदर ही क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब अगर हम माइटोटिक अपरेटस की बात करें तो आप लोग लाजमी तौर पर इस बात को जहन में रखें कि माइटोटिक अपरेटस जो है ये एक मखसूस स्पेशल स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइटोसिस इज़ परफॉर्म्ड बाय माइटोटिक अपरेटस, कि माइटोसिस को परफॉर्म करने के लिए माइटोटिक अपरेटस इन्वॉल्व होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्पेशल स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है जिनके अंदर स्पिंडल और एस्टर मौजूद होते हैं। अब ये स्पिंडल और एस्टर क्या है हम उनकी बात बाद में करते हैं। पहले आप इस पॉइंट को देख लें कि इट हैज़ 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, कि ये जो आपके पास माइटोटिक अपरेटस होगा इसके पास 3 सेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल से निकलते हैं। तो इसको आप जहन में रखें कि जो आपके पास सेल होता है, सेल का जो यूकैरियोटिक जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है सेंट्रियोल्स का मतलब एक जोड़ा पाया जाता है जिसको हम मजमूई तौर पर सेंट्रोसोम कहते हैं। वहाँ से ही 3 सेट जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के निकलते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 सेट हैं वो कहाँ से अराइज हुए हैं, सेंट्रियोल से। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है, RNA से और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास सेल है,
ये इसके अंदर जो है माइटोटिक अपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है, छोटे छोटे धागे जो हैं, इनको हम एस्टर का नाम देते हैं। इट्स मीन स्टार लाइक, इसका मतलब क्या होता है? स्टार लाइक होता है। इसके बाद वो धागे जो आप देख सकते हैं, ये एक धागा है जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। इसके साथ कोई भी क्रोमोसोम अटैच नहीं है, तो इसको हम पोलर स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं या नॉन कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? अटैच हो जाते हैं किस चीज़ के साथ? क्रोमोसोम के साथ। ये हमारे पास जो शक्ल बनी है इसको हम नाम देते हैं माइटोटिक अपरेटस का। अब माइटोटिक अपरेटस का काम क्या है? सेल डिवीजन के दौरान सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी अलाइनमेंट में, तरतीब में, अटैचमेंट में और मूवमेंट में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है उसका नाम है माइटोटिक अपरेटस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि माइटोटिक अपरेटस क्या है, इसका फंक्शन लिखें। अब अगर प्रोफेज़ की वजाहत इस डायग्राम की मदद से की जाए, हमारे पास एक सेल था नॉर्मल हालात में, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो आपके सामने है कि मतलब ढीले और बारीक धागों की शक्ल में है, इसी वजह से इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये मटेरियल जो है न्यूक्लियर मटेरियल अब क्रोमैटिन होगा और न्यूक्लियस की जो दीवारें हैं इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और ये आपके पास क्या है? ये सारी न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है और ये आपके पास क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स के जो है सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। लेकिन जब प्रोफेज़ आता है तो प्रोफेज़ के आगाज़ में ही ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर हो जाएगी और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल था ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के स्ट्रक्चर में जिसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? माइटोटिक अपरेटस का। अब ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, इनकी ये वाली जगह इस सेंट्रोमियर है और ये इसके जो बाजू हैं इनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं और इसका जो डायमीटर है वो 0.25 से 50 माइक्रोन मीटर तक होता है। और सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द जहाँ पे जो है प्रोटीन से बनी पेचीदा साख्त होती है जिसको हम कैनिटोकोर कहते हैं और इसी कैनिटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर आकर क्या होंगे? अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ तक हमारे पास प्रोफेज़ का स्टेप मुकम्मल होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसका नाम है मेटाफेज़। अब अगर मेटाफेज़ की बात की जाए, व्हेन स्पिंडल फाइबर्स ग्रो टू सफिशिएंट लेंथ, प्रोफेज़ के अंदर जब स्पिंडल फाइबर्स काफ़ी लंबाई तक बढ़ चुके होते हैं तो उनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो किस चीज़ के साथ अटैच होते हैं? क्रोमोसोम की कैनिटोकोर के साथ। उनको हम कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर का नाम देते थे। तो टू कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं अपोजिट पोल से, जैसे आप देख सकते हैं ये आपके पास क्रोमोसोम है, इसकी ये वाली जो साइडें हैं इनके ऊपर क्या होती है? प्रोटीन से बनी पेचीदा साख्त होती है जिसको हम कैनिटोकोर कहते हैं। और यहाँ से एक धागा इस पोल से आता है, इसके साथ अटैच हो जाता है, दूसरा धागा इस पोल से आता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के साथ दो साइडों से अपोजिट पोल से जो है धागे क्या हो जाते हैं? आकर अटैच हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो है अपने आप को अरेंज कर देते हैं, तरतीब दे देते हैं सेल के सेंटर में, एक्वेटर में, और एक जो है प्लेट बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? मेटाफेज़ प्लेट का। अब ये जो कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे वो तो क्या किस में इन्वॉल्व है? मेटाफेज़ प्लेट बनाने में। और जो नॉन कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अपोजिट सेंट्रियोल्स के साथ क्या हो जाते हैं? अटैच रहते हैं। ये देखें, ये इस तरह अटैच है और दूसरा ये इस तरह अटैच है। और यहाँ पे एक प्लेट बनी हुई है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? मेटाफेज़ प्लेट का। अब ये आपके पास जब मेटाफेज़ प्लेट बन जाती है तो आपके पास मेटाफेज़ का स्टेप जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, उसका नाम है एनाफेज़। अब एनाफेज़ के अंदर क्या होता है? आफ्टर मेटाफेज़ प्लेट फार्मेशन, जब मेटाफेज़ प्लेट बन जाती है तो कैनिटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर जो इसके साथ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हैं, ये स्पिंडल फाइबर इस साइड पे खींचेगा, ये स्पिंडल फाइबर इस साइड पे खींचेगा। फिर क्या होगा कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट अपने पॉइंट की तरफ जो है अपोजिट पोल की तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो डिवाइडिंग या पुलिंग फोर्स जो है ये क्या कर देती है? यहाँ से दरमियान से क्रोमैटिड्स को, क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ क्या करती है? खींच लेती है, ऐसे सेपरेट कर देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नो, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं अब किस में चेंज हो जाते हैं? मतलब सिस्टर क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाते हैं। एंड दे पुल्ड अपार्ट टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव सेंट्रोसोम, और ये अपने अपने सेंट्रोसोम की तरफ, अपोजिट सेंट्रोसोम की तरफ क्या हो जाते हैं? खींचे चले जाते हैं। और एनाफेज़ के एंड पर मतलब जो सेल होता है वो इस काबिल हो जाता है कि एक साइड पे आधे क्रोमोसोम और दूसरी साइड पे जो है क्या हो जाते हैं? कॉपीज़ जो हैं क्रोमोसोम्स की चली जाती हैं। तो ये आपके पास स्टेप मुकम्मल हो गया है जिसका नाम है एनाफेज़। अब एनाफेज़ के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की जिसका नाम है टीलोफेज़। अब ये देखते हैं कि टीलोफेज़ में क्या होता है।
अब टीलोफेज जो है प्रोफेज का बिल्कुल उलट प्रोसेस है। टीलोफेज के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि इट इज़ रिवर्स फेज़ ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का उलट प्रोसेस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे डिसअपेयर हो गई थी, यहाँ पे डेवलप हो जाती है। हर सेट ऑफ मतलब जो क्रोमोसोम के सेट जो थे, एक साइड पे चला गया था, दूसरा सेट दूसरी साइड पे चला गया था, तो दोनों के इर्द गिर्द जो है वो क्या हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है अगेन अपेयर्स, क्रोमैटिन मटेरियल दोबारा से अपेयर हो जाता है, क्रोमोसोम ख़त्म हो जाते हैं और न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस की तकसीम यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस का स्टेप जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, साइटोकाइनेसिस का। अब साइटोकाइनेसिस के अंदर जो है साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है और साइटोप्लाज्म की तकसीम जो है पौधों में अलग तरीके से होती है और जानवरों में अलग तरीके से होती है। अब हम बात करते हैं कि साइटोकाइनेसिस एनिमल में कैसे होती है और साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में कैसे होती है। तो एनिमल्स के अंदर सबसे पहले आप इस डायग्राम पर फोकस करें कि आपके पास ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल्स के सेंटर में यहाँ पे मेटाफेज प्लेट हुआ करती थी। यहाँ पे एक झिरी बनती है जिसको हम नाम देते हैं क्लीवेज फ्रो का। क्लीवेज फ्रो जो है वो मतलब दरमियान से पिंच अप होती जाती है, ऐसे गहरी होती जाती है, डीपन्स होती जाती है और यहाँ से दब कर जो है सेल को दो इसमें डिवाइड कर देती है, तो सेल का साइटोप्लाज्म ही तकसीम हो जाता है। ये प्रोसेस था साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल में, जिसके अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हुई है, क्लीवेज फ्रो। लेकिन जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो यहाँ से इसके अंदर लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे कि जो गाल्जी एपरेटस होता है, गाल्जी एपरेटस से आने वाली थैलियाँ सेल के सेंटर में आप देख सकते हैं आकर जो है जमा हो जाती हैं और इनके अंदर जो है सेल वाल को बनाने वाला मटेरियल भी मौजूद होता है। फिर ये जो आपके पास थैलियाँ हैं आपस में फ्यूज़ अप हो जाएंगी और दरमियान में एक क्या बना देंगी, मेम्ब्रेन में लिपटी एक डिस्क बना देती हैं जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फ्रिग्मोप्लास्ट का। अब फ्रिग्मोप्लास्ट क्या करती है, फिर सेल को दो इसमें डिवाइड कर देती है और साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाता है। तो ये आपके पास जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है प्लांट सेल में और ये है एनिमल सेल में। एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फ्रो इन्वॉल्व होगी और प्लांट सेल के अंदर फ्रिग्मोप्लास्ट इन्वॉल्व होगी। अब अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, इट टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल बाय क्लीवेज फ्रो। साइटोकाइनेसिस जो एनिमल है, एनिमल सेल में होती है वो क्लीवेज फ्रो की मदद से होती है और प्लांट सेल के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट की मदद से होती है। क्लीवेज फ्रो डिवेलप्स, क्लीवेज फ्रो वहाँ पे बनती है जहाँ पे मेटाफेज प्लेट हुआ करती थी और क्लीवेज फ्रो जो है डीपन्स होती जाती है, पिंचेस कर देती है पेरेंट सेल को और दो टाटर सेल बन जाते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्राम प्लांट सेल। और इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर से क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब प्लांट सेल में क्या होगा कि वेजिकल जो डिराइव्ड फ्राम गाल्जी एपरेटस से आने वाली थैलियाँ जो हैं मूव करती हैं सेल के मिडल में और फ्यूज़ हो जाती हैं मेम्ब्रेन के साथ और क्या बना देती हैं, मेम्ब्रेनस बाउंड वो जो थैलियाँ होती हैं वो आपस में फ्यूज़ अप हो जाती हैं और मेम्ब्रेन में लिपटी डिस्क बना देती हैं जिसको हम फ्रिग्मोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो हमारे पास फ्रिग्मोप्लास्ट है ये मूव करती है ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। उसके बाद जो है ये क्या कर जाती है, मेम्ब्रेन ऑफ सेल, जो सेल प्लेट की मेम्ब्रेन जो है, फ्रिग्मोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज़ कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल के साथ और ज्वाइन हो जाती है लास्ट में सेल वाल के साथ और दरमियान में से सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो आपके पास ये सिंपल और आसान सा टॉपिक है। बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग बिल्कुल एज इट ऐसे ही लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई हो तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, इसके बाद जो है लाजमी तौर पर शेयर करें और कमेंट्स में कोई भी आपके पास जो आपका व्यू हो लेक्चर्स के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप लाजमी तौर पर कमेंट में जो है कमेंट आप कर सकते हैं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।